हेमंत सोरेन मैदान में आ सकते हैं अभी तो। और अगर ऐसा हुआ और जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा तो बहुत ही सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सीट हो जाएगी वो दुमका हो जाएगी। कालीचरण मुंडा लगातार संपर्क में है और अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्रालय संभालते हुए जो जनता की थोड़ी बहुत एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उस इलाके में, मैंने अभी हाल में उन इलाकों का कुछ थोड़ा दौरा करने का मौका मिला था मुझे। मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों में असंतोष है कि अर्जुन मुंडा जो नाराजगी है उसकी वजह यह है कि उनसे संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है आम ग्रामीणों को। जयप्रकाश महतो हैं वो जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के कैंडिडेट माने जा रहे हैं और टिकट हासिल करने के बाद सबसे पहले वो यशवंत सिन्हा के पास पहुंचे। यशवंत सिन्हा ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और यशवंत सिन्हा ने इशारे में ये बात कह दी है कि वो उसके सपोर्ट में रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी ईडी के हिरासत में, वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी हिरासत में ही हैं और दोनों मुखिया, दिल्ली में आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल और झारखंड में झामुमो के मुखिया जो सर्वविदित नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं हेमंत सोरेन, वो भी जेल में है। और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, इस पे ये देखना बहुत जरूरी होगा कि अगर हेमंत सोरेन चुनाव से पहले जेल से बाहर नहीं आते हैं तो लोकसभा की चुनाव की तैयारी कैसे होगी। इंडिया गठबंधन और झामुमो राजद का गठबंधन जो है और सीपीआई एमएल का जो उसके साथ जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, कैसे प्रत्याशी उतारे जाएंगे, उनके लिए प्रचार के लिए कौन आएंगे, क्या इन सब का फायदा बीजेपी उठा पाएगी या उनको नुकसान होगा। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी विषय पर हमारे साथ शंभुनाथ चौधरी जी हैं, झारखंड में हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो इस पर आपकी क्या राय है सर, कैसे चुनाव होगा झारखंड में? देखिए, झारखंड में ज्यादातर सीटों पे इस बार आमने सामने का मुकाबला दिख रहा है। कुछ एक सीटें हो सकती हैं जहां त्रिकोणीय या किसी तरीके से कोई मुकाबला हो, लेकिन अब तक की जो तस्वीर है, आज की तारीख में जो तस्वीर है, उसमें आमने सामने का मुकाबला है ज्यादातर सीटों पे। आपको बता दूं कि झारखंड में जो चुनाव होने हैं वो चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में होने हैं। तो इस वजह से प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में या चुनाव प्रचार की गति भी जो है थोड़ी बाकी देश के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा धीरे चल रही है अभी। लेकिन बीजेपी ने एनडीए में गठबंधन जो है वो तय हो गया है। 13 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, एक सीट उसने गिरिडीह की सीट आजसू के लिए छोड़ी है और सभी 13 सीटों पे इसने अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन की ओर से अभी सिर्फ कांग्रेस ने 3 सीटों पर, लोहरदगा, हजारीबाग और खूंटी, इन 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सीटों की शेयरिंग पे भी बात जो पब्लिक डोमेन में है और ये बात बन चुकी है कि जेएमएम जो है वो 7 सीटों पे लड़ेगा। कांग्रेस नहीं, जेएमएम 5 सीटों पे, कांग्रेस 7 सीटों पे, एक सीट आरजेडी के लिए और एक सीट सीपीआई एमएल को दी जाती है। इसकी आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस पर सहमति बन चुकी है और कई क्षेत्रों में जो संभावित उम्मीदवार हैं वो चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। जैसे मसलन गिरिडीह है कि ये बात तय मानी जा रही है कि वो जेएमएम के हिस्से में जाएगी। वहां जेएमएम के विधायक हैं टुंडी क्षेत्र से मथुरा महतो, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इन 3 सीटों पे हजारीबाग में जेपी पटेल जो कि बीजेपी में होते थे, बीजेपी विधायक दल के सचेतक थे, आपको पता होगा कि ये कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। जेपी पटेल 3 बार के विधायक हैं और अपने पिता की विरासत, उनके पिता टेकलाल महतो 5 बार के विधायक होते थे मांडू क्षेत्र से और 1 बार सांसद रहे गिरिडीह इलाके से। हजारीबाग क्षेत्र से भी उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा था लोकसभा का और अच्छे खासा वोट आया था। जीत नहीं पाए थे टेकलाल महतो, लेकिन कुर्मियों के कद्दावर नेता माने जाते थे टेकलाल महतो। जेएमएम में 2 धड़े जो है वो प्रभावशाली रहे हमेशा से, आदिवासियों और कुर्मियों के। तो कुर्मियों के नेता माने जाते थे टेकलाल महतो, बहुत प्रभावी नेता, और उनके बेटे हैं जयप्रकाश पटेल। खास बात देखिए, मैं एक एक सीट की चर्चा करूंगा आपसे। हजारीबाग सीट की बात करूंगा। हजारीबाग सीट क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती रही, यशवंत सिन्हा वहां से प्रतिनिधित्व करते थे, बाद में उनके बेटे जयंत सिन्हा ने 2 बार
बीजेपी की ओर से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, केंद्र में मंत्री भी रहे। हम्म। तो हजारीबाग सीट पर आमतौर पर एक तरफा मुकाबला होता था। बहुत लंबे मार्जिन से बीजेपी जो है वो लीड कर रही थी, ये ट्रेंड बन चुका था। लेकिन इस बार जो है वो मुकाबला कांटे का मुकाबला होने वाला है। बीजेपी ने वहां पे मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है, जो हजारीबाग सदर सीट के भाजपा के विधायक हैं। उनको सीट सौंपा है और जयंत सिन्हा का टिकट काट के उनको उतारा काट दिया। हाँ, इसी में जयंत सर, सिन्हा का इसी से टिकट। एक जो हाँ मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूँ। जयंत सिन्हा जी। और यशवंत सिन्हा, जैसे ही जयंत सिन्हा का टिकट कटा, यशवंत सिन्हा एक बागी तेवर अपनाते हुए एक मीडिया में सुर्खी बनी थी कि भाई कोई जीते या हारे, लेकिन बीजेपी को यहाँ से नहीं जीतने देना है। क्या जयंत सिन्हा का भी सपोर्ट या यशवंत सिन्हा का सपोर्ट इनको मिलेगा? हाँ बिल्कुल, ये जो जयप्रकाश महतो हैं वो जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के कैंडिडेट माने जा रहे हैं, और टिकट हासिल करने के बाद सबसे पहले वो यशवंत सिन्हा के पास पहुंचे। यशवंत सिन्हा ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया, और यशवंत सिन्हा ने इशारे में ये बात कह दी है कि वो उसके सपोर्ट में रहेंगे। यशवंत सिन्हा के साथ, यशवंत सिन्हा तो भाजपा छोड़ ही चुके हैं। जयंत सिन्हा खुले तौर पर बागी तेवर उनके दिख नहीं रहे हैं। और जयंत सिन्हा, वहां की जो राजनीति है, प्रभावी प्लेयर तो यशवंत सिन्हा ही है आज भी। जयंत सिन्हा भले 2 बार सांसद रहे, लेकिन उनके पिता की ही विरासत जो है वो चला रहे थे, और यशवंत सिन्हा ही वहां फैक्टर है। तो यशवंत सिन्हा खुले तौर पर जयप्रकाश पटेल के साथ आएंगे। बीजेपी का एक धड़ा जयंत सिन्हा के जो समर्थक हैं वो भी नाराज हैं। तो बागी की बात आप नहीं कर सकते, लेकिन एक असंतोष की स्थिति तो रहेगी। एक धड़ा ऐसा है कि जो भाजपा में जो जयंत सिन्हा के समर्थक थे, उनमें असंतोष तो है, और तो यहाँ मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। 2-3 समीकरण है। एक तो यशवंत सिन्हा का सपोर्ट, दूसरा वो कुर्मियों के कद्दावर नेता है, और हजारीबाग सीट पर कुर्मियों और कोयरी की आबादी जो है वो बहुत ठीक ठाक फैक्टर है। भुवनेश्वर मेहता, आपको याद होगा कि बहुत लंबे समय उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, 2 बार वहां से सांसद रहे। तो ये जातीय फैक्टर के हिसाब से भी आप देखेंगे तो बहुत तगड़ा समीकरण है जयप्रकाश पटेल के पक्ष में भी। ये हजारीबाग सीट की बात हो गई। मैं 2 और सीटों की चर्चा करूंगा जिसपे स्थिति बहुत आमने सामने क्लियर हो चुकी है। वो ये है खूंटी की सीट। खूंटी की सीट आपको पता है कि सरकार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की सीट है। पिछली बार उन्होंने बहुत कम मार्जिन से जीत दर्ज की थी और केंद्र में मंत्री बने थे। इस बार उनको, पिछली बार भी बहुत कठिन मुकाबले में फंसे थे और बहुत कम मार्जिन से वो जीत कर पहुंचे थे, और इस बार जो है लड़ाई और तगड़ी होने वाली है। कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया है और बहुत कम वोट से हारे थे वो। कालीचरण मुंडा वहां के बहुत पुराने लीडर होते थे, टी मुचिराय मुंडा, जिनको उस इलाके में गांधी के तौर पे लोग जानते थे। तो टी मुचिराय मुंडा के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कालीचरण मुंडा के एक भाई नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी से विधायक है, वो बीजेपी में, और कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को टिकट दिया है। कालीचरण मुंडा लगातार संपर्क में है, और अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्रालय संभालते हुए जो जनता की थोड़ी बहुत एक एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उस इलाके में, मैंने अभी हाल में उन इलाकों का कुछ थोड़ा दौरा करने का मौका मिला था मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों में असंतोष है कि अर्जुन मुंडा, जो नाराजगी है उसकी वजह यह है कि उनसे संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है आम ग्रामीणों को लिए। तो विकास के बजाय या किसी और बड़े लेवल पे आप काम करते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आपका आभा मंडल बड़ा है, इसके बजाय जो है लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर सांसद को तलाशते हैं, और इसमें अर्जुन मुंडा जो है वो, उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं है कि हाँ केंद्र में मंत्री है, तो उनसे संपर्क हो पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। उनके जो कार्यकर्ता है या अर्जुन मुंडा के जो लोग प्रतिनिधि हैं, उनसे वो बात बन नहीं पाती है। तो उनको लगता है कि चलो कालीचरण मुंडा जो है, तो एक ये बात जो है वो कालीचरण मुंडा के पक्ष में जाती है। ईसाई और मुस्लिम की जो वोट है, ईसाइयों का सबसे ज्यादा वोट जो है वो खूंटी में है, और ईसाई आप जानते हैं कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, उनके सामने और कोई दूसरा विकल्प है नहीं। तो ये दूसरा, तो यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला है। एक और सीट है कोडरमा, वहां भी मोदी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, तो उनको भी इस बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा।
वो सीट बंटवारे में इंडिया गठबंधन में सीपीआई एमएल को जा रही है अब तक जो सहमति है। और सीपीआई एमएल के विधायक जो बगोदर क्षेत्र के हैं, बगोदर कोडरमा क्षेत्र में ही आता है, कोडरमा लोकसभा सीट के अंदर, तो बगोदर के विधायक हैं विनोद सिंह, महेंद्र सिंह के बेटे, कॉमरेड महेंद्र सिंह बहुत कद्दावर नेता होते थे सीपीआई एमएल के, उनके पुत्र हैं। विनोद सिंह भी साफ सुथरे चरित्र के और उन्होंने भी एक अपनी पहचान बनाई है, तो विनोद सिंह वहां से कैंडिडेट होंगे। तो वहां भी बहुत आमने सामने का मुकाबला और कांटे की टक्कर होने के आसार हैं। और तो ये 3 सीटें, एक तीसरी सीट जहां पे इंडिया की ओर से प्रत्याशी सामने आ चुका है वो है लोहरदगा। लोहरदगा में भी बीजेपी ने इस बार 3 बार सांसद रहे सुदर्शन भगत का टिकट काटकर समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है। समीर उरांव राज्यसभा के सांसद थे और उनको टिकट सौंपा गया है। और उनके मुकाबले में सुखदेव भगत कांग्रेस की ओर से उतारे गए। सुखदेव भगत लोहरदगा से कांग्रेस के विधायक होते थे। और एक बार आपको याद होगा कि पिछले चुनाव की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुदर्शन भगत बहुत कम मार्जिन से जीते थे। 8-10 हजार के मार्जिन से जो है वो जीत पाए थे और सुखदेव भगत से ही उनका कड़ा मुकाबला हुआ था। जाहिर है कि भाजपा ने इस वजह से उम्मीदवार बदला है। अब समीर उरांव कितने प्रभावी हो सकते हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं समीर उरांव, इस तरीके का चुनाव लड़ रहे हैं। उनको राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन और कोई इस तरीके से जहां पब्लिक सीधे वोटिंग करती है ऐसे चुनाव का अनुभव उनके पास, समीर उरांव के पास नहीं रहा है। सुखदेव भगत कई चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये स्थिति है इन 3 सीटों की बात जो है वो, जहां पे स्थिति बहुत साफ हो चुकी है। रांची में अभी रिसेंट डेवलपमेंट है कि रांची जो प्रतिष्ठापूर्ण सीट है वहां पे बीजेपी के 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ, कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने। और खास बात यह है कि यहाँ कांग्रेस टिकट के जो दावेदार थे सुबोध कांत सहाय, उनकी ज्वाइनिंग में वो भी मौजूद रहे। तो भाई अब देखने वाली बात है। ये बात कही जा रही है कि राम टहल चौधरी जो है वो इस बार सुबोध कांत जो है उसकी बजाय राम टहल चौधरी मैदान में होंगे। राम टहल चौधरी भी कुर्मियों के बड़े नेता माने जाते हैं, 5 बार से सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे, तो बहुत लंबा संसदीय कैरियर है उनका और पहचान का संकट तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि तो अब कांग्रेस और कुर्मी, कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर हैं मुसलमान, आदिवासी, क्रिश्चियन, ये और कुर्मी, एक समीकरण यहाँ पे उनके पक्ष में ये बनता दिख रहा है। लेकिन शहरी वोटर, शहरी क्षेत्र में जो है वो राम टहल चौधरी को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शहरी वोटरों पे संजय सेठ जो बीजेपी के हैं उनकी पकड़ ठीक ठाक है। और बहुत एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति शहर में कम से कम उनके खिलाफ नहीं दिखती है। वो दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अभी तक झारखंड में जिन सीटों की तस्वीर जो है वो साफ हुई है वो ये है। जो और सीटों जिस पर निगाह रहेगी उसमें गीता कोड़ा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई है, सेबों से उनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। जमशेदपुर सीट जो है वहां पे इंतजार है कि भाई इंडिया, बाकी और तमाम सीटों पे इंतजार है कि किसको जो है वो खड़ा करती है। हाँ, एक और बात जो है वो, मैं झारखंड की जब बात हो रही है अभी आज की तारीख में जो मुकाबले की तस्वीर है, लालू यादव आरजेडी जो है वो ये 2 सीटों पे अड़े हुए हैं। गठबंधन में बात भी इस बात को लेकर थोड़ी साफ नहीं हो पा रही है। लालू यादव चाहते हैं कि उनको 2 सीटें मिले, चतरा और पलामू। और लेकिन जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि हम आरजेडी के लिए 1 सीट छोड़ेंगे। लेकिन लालू यादव अड़े हुए हैं और वो, मुझे लगता है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पिछली बार भी उनको गठबंधन में जो है वो पलामू सीट मिली थी, लेकिन उन्होंने चतरा में भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। तो दोस्ताना लड़ाई हो गई थी कांग्रेस और आरजेडी दोनों के प्रत्याशी। तो इस बार भी ऐसी स्थिति बन सकती है और मुझे लगता है कि ये स्थिति न बने तो बेहतर हो इंडिया के लिए। बिल्कुल, 1 सीट चाहे जो भी कुर्बान करे तो वो बेहतर हो। इन सब के बावजूद सर, झारखंड की बात हो और देवर भाभी की बात ना हो, दोनों एक दूसरे को पटकनी देने पर लगे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ दुमका सीट की। हाँ, दुमका सीट की गीता सोरेन और जो है हेमंत सोरेन, दोनों इस बार लग रहा है जैसे ही परिस्थितियां बन रही है दोनों आमने सामने होंगे। हाँ, हेमंत सोरेन मैदान में आ सकते हैं अभी तो। और अगर
ऐसा हुआ और जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा तो बहुत ही सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सीट हो जाएगी वो दुमका हो जाएगी। क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में है और जेल से वो चुनाव लड़ते हैं और तो एक मैसेज तो जाएगा। और अगर चुनाव में जो है परिणाम क्या होगा उसके बारे में आज तो नहीं बात कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सीता सोरेन जामा क्षेत्र की विधायक रही हैं 3 बार जरूर। लेकिन जामा के बाहर जो है उनकी कोई बहुत पहचान उस तरीके से नहीं रही है। दुर्गा सोरेन उनके जो उनके पति थे, दिवंगत पति, उनकी विरासत की लड़ाई वो लड़ना चाहती हैं, दुर्गा सोरेन के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। और वो कह रही है कि दुर्गा, उनके पास एक मुद्दा है कि दुर्गा सोरेन की विरासत, दुर्गा सोरेन की विरासत। अब जब शिबू सोरेन जीवित हैं तो शिबू सोरेन जिसके साथ खड़े होंगे, शिबू सोरेन जेएमएम के मुखिया है, तो शिबू सोरेन और जहां शिबू खड़े सोरेन होंगे। के बारे में ये कहा जा सकता है कि अभी भी झारखंड में झारखंडियों की या आदिवासियों के जो हैं वो एक सर्वमान्य नेता कहिए या एक गुरु टाइप के कहिए जो हैं वो हैं। नहीं नहीं, वो विश्वम क्या गुरु तो कहा है ही जाता है, है, वो लुगु गुरु आदिवासियों की सबसे बड़ी। गुरु घंटाबारी करके उन लोग का एक संस्था है क्या? वो कहते हैं कि अगर शिबू सोरेन भाषण देने को मंच पे खड़े न भी हो, उनकी तस्वीर घूम जाती है, उनके नाम का संदेश लेकर लोग घूम जाते हैं, उनकी तस्वीर लेकर लोग घूम जाते हैं, तो उतना ही असर हो जाता है। शिबू सोरेन अगर मंच पे आकर बैठ भी गए तब भी उसका असर होता है। तो मुझे लगता है कि दुमका में बीजेपी को लग रहा है कि भले उन्होंने सोरेन परिवार में फूट डाल दी, सोरेन परिवार में दरार पड़ गई और सीता सोरेन को सामने ले आए भैया और वहां पे सुनील सोरेन के नाम का आप ऐलान कर चुके थे, जो वहां पे मौजूदा सांसद है। अब उनका टिकट फिर दोबारा काट कर एक बार उनके प्रत्याशी, उनको उनकी उम्मीदवारी घोषित हो गई, उसके बाद उनका नाम उनको ड्रॉप किया गया, सीता सोरेन को सामने लाया, तो ये फैक्टर भी तो है। ये नाराजगी तो है ना कि आपने टिकट दे दिया, उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दी, 20 दिन तक वो प्रचार करते रहे, जनसंपर्क किया उन्होंने, फिर उनको कहा कि नहीं आप बैठ जाइए, आपकी जगह सीता सोरेन प्रत्याशी है। क्या वो तो वो वहां एंटी कमेंसी हो सकती है? एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है, बात है कि जो भाई समीर उरांव और उनके समर्थक जो हैं अभी भले ही शाम कुछ बोल नहीं रहे हो, लेकिन नाराजगी तो होगी ना, ये स्वाभाविक है, बिल्कुल आंकने वाली बात है। अब 20 दिन हो गए, 20 दिन से वो प्रचार कर रहे थे, अचानक से सीता सोरेन का नाम फिर आया सामने, और सोरेन जो है सुनील सोरेन, सुनील सोरेन जो है उनको बैठने को कहा दिया जाता है, वो सांसद रह चुके हैं। शिबू सोरेन को उन्होंने पिछली बार हराया था और इस बार उनको बिठा दिया गया है, तो नाराजगी तो कहीं ना कहीं होगी। सामने देखिए सतह पे बहुत सारी चीजें या समय पे धीरे धीरे हो सकता है चीजें आए सामने, अभी तत्काल नहीं आ रही, प्रतिक्रिया किस रूप में होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और जाहिर तौर पर अगर जेल से ये लड़ते हैं, हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं, एक बात और है कि हेमंत सोरेन के जेल में रहने की वजह से आदिवासियों में एक मैसेज तो गया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। एक सहानुभूति की लहर आप नहीं भी कहें तो एक सहानुभूति तो जरूर है। मैं अभी लहर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी सतह पे कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही है, लेकिन आदिवासी नाराज है, आदिवासी तबका जो है। और भाजपा के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस बार वो ये कि हेमंत सोरेन अगर जब तक जेल में रहेंगे तो वो अपने आप को आदिवासियों का हितैषी कहने में भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगी। भाजपा दावेदारी करती है, बिरसा मुंडा और इनकी बात कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन को ये आम आदिवासी ये मानता है, आप गाँव में चले जाइए किसी भी आदिवासी से कह लीजिए, हेमंत सोरेन के जेल जाने से वो आहत है, और ये बात जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाती है। और उन विकास योजनाओं का असर भी झारखंड के आदिवासी समाज पर रहा है, जिन पर हेमंत सोरेन ने काम किया है और सतह पर काम किया है। जमीनी स्तर पर आदिवासी लोगों को बहुत सारी जमीन मिली आदिवासी है, वोटरों घर को बनने साधने की के भी बात लिए, हो रही है। बिल्कुल आदिवासी वोटरों को साधने के लिए उन्होंने कई योजनाएं लाई। अब वो आवास योजना लाया, 50 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको पेंशन योजना वो के दायरे पेंशन में ले योजना आया की गया, बात है। ले आया गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आदिवासी वो 1932 के खतियान की बात करते हैं, तो जो चीजें जो उनके वोटर को एड्रेस करती हैं, उन मुद्दों को हेमंत सोरेन ने कभी छोड़ा नहीं, बल्कि बहुत कायदे से एड्रेस किया और कई योजनाएं लाई, तो इसका असर भी तो दिखेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये था हम लोग का झारखंड विशेष। और आप सुन रहे थे शंभुनाथ चौधरी जी को, बता रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या खेल खेला जा रहा है झारखंड में। सबसे ज्यादा झारखंड का चुनाव जो है
दुमका में दिलचस्प होगा। देवर और भाभी आमने सामने होंगी। भाभी आरोप लगा चुकी हैं या कह चुकी हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ऐसी चीजें हैं, ऐसी दस्तावेज है, ऐसी बातें हैं जिससे हेमंत सोरेन घबरा जाएंगे। अब ये भी देखना लाजमी होगा हेमंत सोरेन जेल में रहते हुए अपने भाभी के आक्रमण का कैसे सामना करते हैं, और उन आदिवासियों के बीच के सर्वमान्य नेता रहते हुए क्या भाभी को इतना आसान होगा कि देवर को पटखनी दे सके। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। आप देखते बहुत रहिए बहुत अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद।